Assalamu alaikum students, welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our course title is Botany, basically BS Zoology थर्ड का कोर्स है और प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ BS Zoology फर्स्ट का। ठीक है बेटा, जैसे कि आप जानते हैं हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं दोनों कोर्सेज में सेम हैं, तो इसीलिए हम जो है वो एक ही लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेते हैं। BS Zoology फर्स्ट और थर्ड दोनों के लिए ये लेक्चर है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था और हमने कहा था बेसिकली उसके फंक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ठीक है कि मुख्तलिफ मटीरियल की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो मेम्ब्रेन के ज़रिए से हो रही होती है, उसी को आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि बेसिकली हमारी जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिव होती है मींस के चीज़ों को सेलेक्ट करके गुजरने देती है, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है दो चीज़ों से मिलकर बनी है दैट इज़ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स आपको पता है कि ये जो है वो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को आसानी से गुजरने देंगी, लेकिन जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से गुजरने देते हैं, और जो पोलर सब्सटेंसेस या जो आप कह सकते हैं वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं वो उन फैट के लेयर से नहीं गुजर सकते। तो इसलिए इसकी वजह से हमारे पास दो तरह की जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है कि ऐसी ट्रांसपोर्ट जो लिपिड्स के थ्रू हो और एक ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि प्रोटीन्स के थ्रू हो। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है मूवमेंट ऑफ क्रॉस मेम्ब्रेन को। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ सिंपल डिफिजन। ठीक है, डिफिजन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें खुद ब खुद मूव करती हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड सिंपल डिफिजन। ठीक है, ज़्यादा से कम एरिया की तरफ चीज़ों का मूव करना है, इसको हम डिफिजन कहते हैं, और ये तब तक होती रहती है जब तक कि चीज़ें इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाएँ। ठीक है, इवनली मीन्स कि एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए तब तक मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाय डिफिजन, के ज़्यादातर हमारे पास जो छोटी से छोटी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती हैं वो इसी तरह से होती हैं सिंपल डिफिजन के ज़रिए से, और ये सिंपल डिफिजन तब तक चलती रहती है जब तक कि डायनामिक एक्विलिब्रियम की स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो जाती। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मूवमेंट है, ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर अमंग द फ्यू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफिजन। ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आसानी से जो है वो ज़्यादा से कम एरिया की तरफ डिफिजन के ज़रिए से मूव करती हैं। इसी तरह से गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स। ठीक है, ऑक्सीजन का जो चेंज है, गैस का जो एक्सचेंज है गिल्स के अंदर जो फिशेज़ में हो रहा होता है और लंग्स के अंदर जो हो रहा होता है वो बेसिकली सिंपल डिफिजन के ज़रिए से ही मीन्स के ऑक्सीजन ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर रही होती है। इसी तरह से जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर या ब्लड कैपलरीज़ के अंदर जो हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपलरीज़ में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप कहते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर मूव कर रही होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट हो रही है। इट इज़ आल्सो अ सिंपल डिफिजन। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। अब इसमें यहाँ देखें डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन हो रही है ज़्यादा कम से आप कह रहे हैं ज़्यादा से कम की तरफ आसानी से चीज़ें खुद ब खुद मूव करेंगी। इनको मूव करने के लिए कोई एनर्जी भी दरकार नहीं होगी, ये खुद ब खुद विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ये चीज़ें मूव करेंगी। दैट इज़ कॉल्ड सिंपल डिफिजन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है फैसिलिटेटेड डिफिजन की। फैसिलिटेट नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी चीज़ है जिसमें डिफिजन को कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रही है। फैसिलिटेट मीन्स सहूलत दे रही है, इसमें हम कहते हैं कि हेल्प आउट कर रही है, कोई चीज़ डिफिजन को हेल्प आउट कर रही है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन पोलर होते हैं वो तो आसानी से जो है वो मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं, लेकिन जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं या जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, उनको क्या किया जाता है, उनको प्रोटीन के ज़रिए से मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफिजन। इट मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक डिफिजन बट द डिफरेंस इज दैट द मॉलिक्यूल्स विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड इज कम्बाइंड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है कि वो मॉलिक्यूल जिसने मेम्ब्रेन से गुजरना होता है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और फिर आसानी से हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर नॉट सोल्यूबल इन लिपिड्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स आपको पता है पानी के अंदर वाटर के अंदर आप कह सकते हैं लिपिड्स के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए उनको गुजरने के लिए प्रोटीन चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज मॉलिक्यूल एंड लिपिड इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर
असिस्टेंट फॉर देयर पैसेज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लार्ज हैं और जो लिपिड में इनसोल्यूबल हैं उनको गुजरने के लिए किसी रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, किसी पैसेज की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसेज कौन देता है उन्हें? वो प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्वियसली ये भी हाई से लो कंसनट्रेशन की तरफ है तो ये भी ऑटोमेटिक होगी, तो इसके लिए कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई टू लो कंसनट्रेशन मीन्स के ये भी सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ प्रोटीन की लेयर का है कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन के थ्रू एक चैनल इस्टेब्लिश होता है और वहाँ से मूवमेंट होती है। इसमें हम कहते हैं टू पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन अ मॉलिक्यूल टेम्परेली बाइंड विद ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से प्रोटीन के चैनल्स बने होते हैं और जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना होता है वो क्या करता है? इन प्रोटीन चैनल के साथ बाइंड कर जाता है और फिर आसानी से हाई से लो कंसनट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपको जो है वो डायग्रामेटिकली इधर शो किया गया है। ठीक है, यहाँ देखें ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसके अंदर प्रोटीन जो है वो एम्बेड हुई है, इसको जिसको हमने कहा था इंट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के साथ बाइंड करती हैं, मोज़ेक मैनर में अटैच होती हैं, उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे थे। तो बेसिकली ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये एक चैनल बनाती हैं, एक रास्ता बनाती हैं, जैसे ये बना आपको नज़र आ रहा है। इस चैनल के ज़रिए से जो मटीरियल हैं वो हाई से लो कंसनट्रेशन की तरफ आसानी से मूव करना शुरू हो जाते हैं इस चैनल के थ्रू। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो लिपिड सोल्यूबल हैं वो इधर से गुजरेंगे और वो मॉलिक्यूल जो लिपिड सोल्यूबल नहीं हैं, इनसोल्यूबल हैं, वो प्रोटीन के थ्रू गुजरेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गई हमारे पास सेकंड टाइप। नेक्स्ट वन इज़ ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास बेसिकली पुशिंग को कहते हैं। ओस्मोस कहते हैं पुश करना किसी चीज़ को। द डिफ्यूजन ऑफ मटीरियल अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। इसमें हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन किसके ज़रिए? थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, जैसे देखें हमारे पास जो है ये जस्ट स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें हम एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं दरमियान में और फिर उसके ज़रिए से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ों की। ठीक है, यहाँ पर देखें ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में देखें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और इस सॉल्यूशन में देखें आप कह सकते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे आप कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे आप बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और बेसिकली इसमें हम कह रहे हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग अ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन लो है। तो होगा क्या कि बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ आसानी से मूव करना शुरू कर देंगे, मीन्स कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और जहाँ से ये ज़्यादा से कम की तरफ आसानी से मूव करते रहेंगे। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की वजह से हमारे पास एक इफेक्ट शो होता है जिसे हम बोलते हैं टॉनिसिटी, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, कि इसे हम कहते हैं द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, कि एक हमारे पास सेल है और ये उसका सपोज आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट है, तो इस इन्वायरमेंट के अंदर पानी कितना है और इस सेल के अंदर पानी कितना है, इसकी जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है आउटसाइड और इनसाइड द वाटर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टॉनिसिटी बोलते हैं। तो इस टॉनिसिटी के इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो है बेसिकली तीन जो है वो कंडीशंस आती हैं, दैट इज़ आइसोटॉनिक, हाइपोटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक। इसकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइसो कहते हैं सेम को और टॉनिक कह रहे हैं कंसंट्रेशन, मींस कि ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे पास एक जो है आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट है। जैसे हमने ये एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर के अंदर एक सेल पड़ा है, सपोज हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि रेड ब्लड सेल है तो इसमें, या फिर आप कोई भी प्लांट सेल की एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक सोल्यूट है, यहाँ आप कह सकते हैं सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर वाटर भी है और आप कह सकते हैं सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, आइसो मीन्स सेम है और इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब वाटर के और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर होती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो इनसाइड या आउटसाइड मूव नहीं कर रही होती, क्योंकि इधर डायरेक्शन में मूवमेंट ही नहीं होगी ना। जब चीज़ें बराबर हैं, इक्वल हैं, तो मूवमेंट कहीं भी नहीं होगी। जिसे हम कहते हैं इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच सोल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल,
कि आउटसाइड भी उतने ही सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, इनसाइड द सेल भी उतने ही मॉलिक्यूल हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एट द सेम रेट इन बोथ डायरेक्शन, के दोनों डायरेक्शन में सेम रेट पर मूवमेंट हो रही होती है वाटर की, कि उतना ही वाटर अंदर जा रहा है और उतना ही वाटर बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से कोई नेट फ्लो नहीं होता। ठीक है, कोई नेट मूवमेंट नहीं होती वाटर मॉलिक्यूल की, इसलिए हम इसे बोलते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपर नाम से जाहिर हो रहा है किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। ठीक है, इसमें हम कहते हैं हाइपर, अबव को बोलते हैं। इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन द सोल्यूट कंसनट्रेशन इज़ हायर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। ठीक है, कि हमारे पास जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है सेल का, उसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपको रेड कलर में सोल्यूट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है आउटसाइड। और सेल के अंदर, जैसे येलो सेल के अंदर आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल हैं सोल्यूट के। इट मीन्स अंदर जो है वो सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है और बाहर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इट मीन्स बाहर पानी कम होगा, अंदर पानी ज़्यादा होगा सेल के। तो अब डिफिजन कहाँ से कहाँ होगी, अब जो है हमारे पास क्या होगा, बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन साइड द सेल इज़ हायर। ठीक है, कि सेल के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन हाई है और बाहर सेल के बाहर जो है वो पानी की कंसनट्रेशन कम है। होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या शो होगा, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, के पानी से पानी जो है वो सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों बाहर निकलना शुरू होगा, क्योंकि पानी बाहर कम है, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगी, जिसकी वजह से पानी सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और इस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास सेल है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और अगर वो प्लांट का सेल है तो उसे हम कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, और अगर वो एनिमल का सेल है तो उसे हम बोलेंगे क्रीनेशन हो गई है। क्रीनेशन इन रेड ब्लड सेल, अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें। ठीक है, लिखा हुआ है हायर ओस्मोटिक स्ट्रेंथ, जो है वो ओस्मोटिक स्ट्रेंथ मींस कि आप कह सकते हैं आउटसाइड द सेल जो है वो कंसनट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा है। H2O मूव्स आउट ऑफ द सेल आउट ऑफ द लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। लेस कंसनट्रेटेड मींस के जो सेल का अंदर का इन्वायरमेंट है वो लेस कंसनट्रेटेड है, मींस कि वहाँ सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर निकलता है और सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है इफेक्ट क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक में सेल की श्रिंकेज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कहते हैं किसी चीज़ का अंडर चला जाना, मतलब कम हो जाना, लो हो जाना। इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द सोल्यूट कंसनट्रेशन इज लोअर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। ठीक है, यहाँ पर देखें कि हमारे पास आउटसाइड द सेल सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है और अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ओबियसली अगर बाहर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है तो वाटर बाहर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अंदर वाटर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से वाटर बाहर से अंदर मूव करना शुरू कर देगा। जब पानी बाहर से अंदर मूव करेगा तो सेल क्या करना शुरू कर देगा, सेल एक टाइम आएगा कि सेल बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा और उसका स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके बर्स्ट करने का खदशा होगा। लेकिन अगर वो प्लांट सेल है तो वो कभी भी बर्स्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको पता है सेल वॉल, उसके प्लांट सेल की गिर्द सेल वॉल होती है और उसके अंदर वैक्यूल भी होता है जो उसको जो है वो आप कह सकते हैं ओस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। लेकिन अगर वो एनिमल का सेल है तो उसके अंदर ये खदशा है कि वो स्वेल करके बर्स्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, आपने बात याद रखनी है कि आइसोटोनिक में कोई नेट मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि सेम कंसनट्रेशन है सोल्यूट और सॉल्वेंट की। इसमें जो है वो जो है चूँकि वाटर अंदर की तरफ बाहर निकल रहा होता है, सेल से बाहर निकल रहा है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से सेल की श्रिंकेज हो जाती है। और इसमें वाटर जो है वो इन साइड द सेल जा रहा होता है, जिसकी वजह से सेल जो है बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, बर्स्ट करने का उसका खदशा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास कंडीशंस ऑफ टॉनिसिटी। नेक्स्ट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कह रहे हैं, ओबियसली एक्टिव ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हमें जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पड़े। तो इसमें हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन। मतलब चीज़ों को हमने लो से हाई की तरफ अप हिल मूवमेंट करवानी है, कि एक ऑलरेडी चीज़ वहाँ पर कम है फिर भी हमने उसको हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करवाना है, तो इसे हम कहते हैं अप हिल मूवमेंट। ओबियसली इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये जाकर ये काम होगा। बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है। और ये बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफिजन की तरह ही है, मींस के फैसिलिटेटेड डिफिजन की तरह इसलिए है कि इसमें भी प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफिजन में हमने देखा था वो हाई से लो की तरफ हो रहा था, जबकि एक्टिव में हम कहते हैं लो से हाई की तरफ है, लो टू हाई।
क्लियर है बेटा। तो इसमें हम कहते हैं कि बट द कैरियर प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट यूज़ एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट ही हो रहा है ना, लो से हाई की तरफ के एक चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगी अब, बल्कि इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ आप कह सकते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कि कंसंट्रेशन जिस तरफ ज़्यादा है चीज़ें दोबारा फिर उसी की तरफ मूव कर रही हैं, कम से ज़्यादा की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें थोड़ा सा डिफरेंस इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये देखें डिफीजन थ्रू लिपिड बायलेयर, ज़्यादा से कम की तरफ सिंपल हो रही है तो ये डिफीजन है। फिर इसी तरह से ज़्यादा से कम की तरफ अगर प्रोटीन चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफीजन कह रहे हैं। और इसी तरह से अगर कम से ज़्यादा की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है, देखिए चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर कम है, मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहाँ पर कम है, फिर भी वो ज़्यादा की तरफ ही जा रहे हैं, लो टू हाई ट्रांसपोर्ट हो रही है, और वो भी किसके ज़रिए से हो रही है, प्रोटीन के थ्रू हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसके लिए हमें क्या देनी पड़ रही है, ATP की एनर्जी उसे देनी पड़ रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ATP जो है वो ज़रूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इसमें। और इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो सोडियम पोटाशियम पंप की आ जाती है, जो कि न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व सेल्स के अंदर ये मैकेनिज्म चल रहा होता है कि हमारे जो न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सपोज़ ये न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास आउटसाइड इन्वायरमेंट है और ये इनसाइड है, इनसाइड द नर्व सेल और ये आउटसाइड द नर्व सेल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास आप कहते हैं कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल कम होती है और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल हाई होती है। और इसी तरह से आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और पोटाशियम की कंसंट्रेशन लो होती है। ठीक है, तो ये किस तरह से एस्टैब्लिश होता है कि लो और हाई कंसंट्रेशन को बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मेंटेन किया जाता है। इसमें हम कहते हैं कि यहाँ देखें sodium potassium pump helps to maintain high concentration of potassium ions and low concentration of sodium ion inside nerve cell that is necessary for the transmission of electrical impulse। अगर आपको याद हो तो इंटर में आप लोगों ने नर्व इम्पल्स का टॉपिक पढ़ा था, तो आप कहते हैं कि नर्व इम्पल्स जब चलती है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब पोटेंशियल होता है तो उसमें आप कहते हैं सोडियम आइंस जो हैं वो अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं, सोडियम आइंस जो हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं और अंदर की तरफ कम होते हैं। इसी तरह से पोटाशियम आइन अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं और बाहर कम होते हैं। तो ये जो ग्रेडियंट एस्टैब्लिश किया हुआ है कि जो चीज़ें हैं वो फिर भी उलट ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, कम से ज़्यादा की तरफ। सोडियम आइंस पहले ही हमारे पास अंदर कम है, सोडियम आइंस पहले ही अंदर की तरफ कम है, लेकिन फिर भी वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह से पोटाशियम आयन जो है वो बाहर पहले ही कम है, लेकिन फिर भी वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है। सपोज़ हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा इनसाइड द न्यूरॉन है, यहाँ पर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन कम है और यहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है न्यूरॉन में, हमारे पास जब भी नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होनी होती है तो क्या होता है, हमारे पास जो सोडियम की मूवमेंट है वो लो से हाई की तरफ होती है, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड द सेल जो है वो सोडियम आइंस मूव कर रहे होते हैं। इट मीन्स ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है, इनसाइड से आउटसाइड सोडियम मूव कर रहे हैं जहाँ पर पहले ही सोडियम ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल हो जाती है, जो कि ATP के ज़रिए से होगी। ऑब्वियसली ATP देना पड़ेगा तभी ये काम होगा। नेक्स्ट वन इज़ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडो कहते हैं इनसाइड, साइटोसिस मीन्स साइटोप्लाज्म, मीन्स कि ऐसी मूवमेंट है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ कोई बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। इसे कहते हैं द बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल्स, कि छोटे छोटे वेजिकल्स बनती हैं, उसके ज़रिए से ये मूवमेंट होती है और इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है, कि बेसिकली वैक्यूल्स या फिर वेजिकल्स बनती हैं इनसाइड द सेल, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये बेसिकली बल्क फ्लो में होती है, बहुत ज़्यादा या बड़े पैमाने पर जो ढेर सारा मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है इसके ज़रिए से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए से। ठीक है, इसके लिए हमें जो है वो कुछ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ हमारे पास ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, तो होता क्या है कि ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, फूड पार्टिकल पहले तो इसके साथ आकर इस तरह से फ्यूज़ करता है, फ्यूजन की वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता से ये जो मटेरियल है इस तरह से इसके साथ जो है वो इंगल्फ होना स्टार्ट हो जाता है और आखिरकार क्या होता है कि ये मटेरियल का वैक्यूल बन जाता है और ये मेम्ब्रेन दोबारा से इसी तरह से एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम इस तरह से कह रहे हैं कि बल्क मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन साइड द सेल बाय फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल इस तरह से इसके अंदर बनता है।
ठीक है, लिखा होता है कि हमारे पास इसमें अ पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। द मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड इज टेकन इन द इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन के अंदर क्या आ जाता है, फूड पार्टिकल आ जाता है। नाउ द ओपन एंड ऑफ इन्वेजिनेशन इज सील्ड, कि ये जो ओपन एंड है अब इसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। अ स्मॉल वेजिकल इज फॉर्म, कि एक छोटी सी वेजिकल बन जाती है। द वेजिकल डिटैचेज इनवर्ड फ्रॉम द सेल, कि जो वेजिकल है अब वो सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाएगी, मीन्स के अलग हो जाएगी। इट मूव्स इन टू द साइटोप्लाज्म, कि अब ये जो है वो आसानी से साइटोप्लाज्म के अंदर आसानी से मूव कर सकती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। इस एंडोसाइटोसिस की बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आप कह सकते हैं। एंडोसाइटोसिस की टाइप नहीं है, लेकिन ये एक अलग से जो है वो हमारे पास फिनोमेना है। 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास एंडोसाइटोसिस की, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस की। हम कहते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डायग्राम की तरफ आएंगे। पिनो कहते हैं कि किसी लिक्विड मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो, द नॉन स्पेसिफिक अपटेक ऑफ ऑल ड्रॉपलेट्स, के कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है या कोई भी लिक्विड मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट होगी एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इनसाइड द सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। होता क्या है कि स्मॉल पोर्शन जो है वो इन्वेजिनेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ओपन एंड जो है वो सील हो जाता है और छोटी सी वेजिकल बन जाती है जो कि डिटैच हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और आसानी से साइटोप्लाज्म में मूव करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। इसमें देखें लिखा बना हुआ है डायग्राम में, फैगोसाइटोसिस है, ये पिनोसाइटोसिस है। इसमें देखें ये लिक्विड मटेरियल है, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये लिक्विड मटेरियल है। और ये लिक्विड मटेरियल क्या करता है, मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन बनती है छोटी सी, और मीन्स कि मेम्ब्रेन इनसाइड फोल्ड होती है और ये जो लिक्विड मटेरियल है उसके अंदर चला जाता है, और जैसे ही अंदर जाता है ये जो मेम्ब्रेन है ये सील ऑफ हो जाती है और यहाँ से मेम्ब्रेन की जो वेजिकल है वो डिटैच हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। इसी तरह से किसी सॉलिड पार्टिकल की इंगल्फमेंट होगी, सॉलिड पार्टिकल को अगर सेल के अंदर लेकर जाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। देखें सॉलिड पार्टिकल है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया बना हुआ है हमारे पास, तो मेम्ब्रेन की क्या हुई है, ये इन्वेजिनेशन हुई है, मीन्स के मेम्ब्रेन ने एक वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ये बैक्टीरिया या ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसके अंदर जाता है और फिर जो ये ओपन एरिया है ये सील ऑफ हो जाता है और एक वैक्यूल बन जाता है हमारे पास, जिसे हम फूड वैक्यूल या फिर फैगोसोम कहते हैं। ठीक है, एक और इसी तरह से हमारे पास इसकी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, मींस के ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की ही ट्रांसपोर्ट या फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। सपोज़ ये देखें यहाँ पर आपको ब्लू कलर में भी एक मटेरियल नज़र आ रहा है और एक स्टार शेप मटेरियल है, तो ये जो ब्लू कलर का मटेरियल है ये इस रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ये एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पास स्टार शेप मटेरियल है ये उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल होंगे। तो इसको हम कहते हैं कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में सिर्फ स्पेसिफिक मटेरियल की ही ट्रांसपोर्ट होती है, ये नॉन स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि इसमें कहते हैं कि स्पेसिफिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं इट इन्वॉल्व्स अ स्पेशल रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट रिकॉग्नाइजेज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, कि जिसकी पहचान की जाती है, ये रिसेप्टर जो है वो पहचानता है कि मैंने किस मॉलिक्यूल को अंदर लेकर जाना है और किसको अपने साथ बाइंड करना है। दिस रिएक्शन स्टिमुलेट्स द मेम्ब्रेन टू इंडेंट, इंडेंट मतलब मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ, इंडेंट मतलब इन्वेजिनेट होती है, एंड क्रिएट अ वेजिकल कंटेनिंग सेलेक्टेड मॉलिक्यूल। अ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ब्राउट इनटू द सेल इन दिस मैनर सच एज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को इस तरह से सेल के अंदर लेकर जाया जाता है। देखिए ये उसके रिसेप्टर्स बने हुए हैं, फिर ये जो मॉलिक्यूल है स्टार शेप उसके साथ आकर अटैच होते हैं और देन जो है वो कोटेड प्रोटीन इस तरह से मींस के वेजिकल बनती है और मेम्ब्रेन उसके साथ पैक आउट हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर हमारे सेल्स के अंदर इस तरह से भी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने इसकी डिटेल डिस्कस कर ली। फैगोसाइटोसिस में हमने कहा कि हमारे पास बेसिकली सॉलिड पार्टिकल की इन्वेजिनेशन होगी, फूड वैक्यूल बनेगा, लाइसोसोम जो है वो उस फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। ऑब्वियसली सॉलिड पार्टिकल है ना, तो उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। उसकी डाइजेशन के लिए कौन आएगा? उसकी डाइजेशन के लिए एक ऑर्गेनेली हमारे सेल के अंदर ही मौजूद होती है, लाइसोसोम। प्लांट्स के अंदर तो नहीं होती, लेकिन एनिमल्स की बात करें तो लाइसोसोम हमारे पास जो है वो मोस्टली जो कंसनट्रेशन इसकी जो है वो लाइसोसोम की एनिमल्स के अंदर होती है। लाइसोसोम कंबाइन विद फूड वैक्यूल टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम। फाइनली द लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक डाउन द कंटेंट ऑफ वेजिकल्स। ठीक है, कि वेजिकल के कंटेंट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सोसाइटोसिस की, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टाइप है।
द रिमूवल ऑफ सेल सिक्रीशन फ्रॉम सेल बाय आउट फोल्डिंग इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ओबियसली जैसे हमने चीज़ों को अंदर लेकर गए हैं, जिस चीज़ की सेल को ज़रूरत थी उसको हमने अंदर ले लिया बाय एंडोसाइटोसिस, उसी तरह से कुछ ऐसे मटेरियल भी होंगे हमारे पास जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होगी, मीन्स के वो आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल है और उनका सेल से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रिमूवल ऑफ सेल सिक्रीशन फ्रॉम द सेल बाय आउट फोल्डिंग इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। Golgi apparatus packs protein and other molecules into the vesicles for secretion। ठीक है कि ना सिर्फ ये वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं बल्कि ऐसे मटेरियल भी हो सकते हैं जिनकी सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के बाहर ज़रूरत होती है। तो सेल ने क्या करना होता है, उसको बाहर निकालना होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेल है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ पड़ी हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर गोल्जी बॉडीज़ में जा रही होती हैं। गोल्जी बॉडीज़ उन प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और फिर उन प्रोटीन को पैक आउट करके सेल से बाहर निकाल देता है। तो इट मीन्स सेल से बाहर ये जो प्रोटीन निकल रही हैं गोल्जी बॉडी से बाहर बन कर निकल रही हैं, तो ओबियसली ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ये आउटफोल्ड होकर ही इस प्रोटीन को बाहर निकालेगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। Golgi apparatus packs the protein and other molecules into the vesicles for secretion. The secretory vesicle fuse with membrane। जैसे ये देखें वेजिकल है, ये क्या करती है, वेजिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हुई है एंड रिलीज देयर कंटेंट इनटू देयर आउटर इन्वायरमेंट। इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन यहाँ से जो है वो थोड़ी सी रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो आउटसाइड द इन्वायरमेंट रिलीज आउट हो जाता है। दिस मटेरियल रिप्लेसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। तो ये जो मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉस्ट होती है दोबारा से रिप्लेस हो जाती है इसी मटेरियल के थ्रू और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपने बेटा याद रखना है कि हमारे पास दो तरह की मेजर ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि उसमें एनर्जी की ज़रूरत है और पैसिव में हमने बेसिकली डिफ्यूजन को कहा कि पैसिव की एग्जांपल डिफ्यूजन है जिसमें हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरह से अगर बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल होनी है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। इसी तरह से अगर बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल होगी तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस का नाम देंगे। ओके बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।